वेलकम 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 टू द लॉ लैब। सो आज हम फर्स्ट वीडियो करने वाले हैं। सो वेलकम टू द लॉ स्कूल जर्नी। सो सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम आती है जब भी हम लॉ स्कूल में एंटर करते हैं, हाउ टू डील विद द बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स पहले तो टेक्स्ट बुक्स होती थी, काम हो जाता था। ये बेयर एक्ट्स क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये होती हैं बेयर एक्ट्स। ठीक है, सो क्या होता है बेयर एक्ट्स, कैसे पढ़ना है, व्हाट इज़ अ बेयर एक्ट, व्हाई आई हैव टू यूज़ इट, क्यों करना भाई, ये टेक्स्ट बुक थी अच्छा था, हाउ टू यूज़ इट, कैसे करना है भाई, करना तो पड़ेगा, कैसे करें। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो व्हाट इज़ अ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट होता क्या है, एक पर्टिकुलर लॉ के जितने भी हमारे लॉ दिए होते हैं, अ बेयर एक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी लॉज होंगे, ठीक है, जो भी सेक्शंस होंगे या आर्टिकल्स होंगे, वो सब किस में आते हैं, बेयर एक्ट में आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस या आर्टिकल्स होते हैं, फिर क्या होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई बेयर एक्ट इज इंपॉर्टेंट, बेयर एक्ट क्यों पढ़ना है, क्यों भाई क्यों। तो बेयर एक्ट क्या है, बेयर एक्ट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉ पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट। जो भी हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पता है, संसद, तो वो जो भी लॉ पास करता है ओरिजिनल फॉर्म में जैसा है एज इट इज, वही बेयर एक्ट में मेंशन होता है। बेयर एक्ट, बेयर का मतलब क्या होता है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बेयर एक्ट। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो दैट्स बेयर, तो वैसा ही एक्ट कि जैसे वो बना था ओरिजिनली वैसी फॉर्म में जो होता है हमारा लॉ, तो उसे क्या बोलते हैं, बेयर एक्ट। क्लियर। बेयर एक्ट प्रोवाइड्स द समरी ऑफ लॉज। जो भी लॉ में है, लॉज हैं, उसकी एक समरी होती है बेयर एक्ट। ठीक है, सो जैसे जैसे आप लॉ स्कूल में जाते जाएंगे आपको पता लगेगा कि बेयर एक्ट का जो इंडेक्स होता है, ठीक है, दैट इज अ मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वही यूज होता है। तो you can get direct questions from the Beer Act itself in judiciary, CS, APO, UPSC या other exams. अगर बेयर एक्ट नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा आपका। इट्स वेरी 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 क्लियर, बेयर एक्ट के बिना लॉ स्कूल अधूरा है। तो बेयर एक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये क्या है, गोल्ड है हमारे लिए बेयर एक्ट। तो लेट्स लर्न हाउ टू यूज अ बेयर एक्ट। तो चलो देखते हैं कैसे यूज होता है बेयर एक्ट, होता कैसे। तो ये अंदर का जो है बेयर एक्ट का नज़ारा है। तो सबसे पहले हमें दिया होता है ऊपर टाइटल। टाइटल क्या है, जैसे ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। तो इसमें क्या आगे क्या दिया होता है, सेक्शन दिया होता है, प्रीएम्बल दिया होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, सेविंग एंड ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ये जो नंबरिंग दी हुई है ना, दीज आर सेक्शंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेक्शन में हमें क्या दिया है, शॉर्ट टाइटल दिया है, एक्सटेंड दिया है, कमेंसमेंट दिया है, सेविंग दिया है, और ये एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। टाइटल का पता लग गया हमें क्या होता है। देन क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड सो ऑन। क्लियर। सो लेट्स एंटर इनटू, क्या है हमारा बेयर एक्ट है, तो इधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये टाइटल हो गया। क्लियर। फिर क्या है, सेक्शंस दिए हैं, ये ऐसे होता है हमारा बेयर एक्ट। चैप्टर्स दिए हैं, काफ़ी कुछ दिया है इसमें। तो इसमें क्या है, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें। तो दिस इज अ बेयर एक्ट। क्लियर। सो इसमें क्या होता है, कुछ सेक्शंस रिपील भी होते हैं। सो देख सकते हैं आप कितने सेक्शंस तो इसमें रिपील है। 75 के बाद काफ़ी सारे सेक्शंस रिपील होते हैं और 124 से सेक्शंस और आगे स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो 1 to 75 तक सेक्शंस होते हैं, इसे हम पार्ट 1 बोलते हैं। पार्ट 2 में जो इंडेमनिटी और गारंटी से शुरू होता है, 124 से 238 तक सेक्शंस होते हैं। तो जिसे हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं और सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है 1 to 75 सेक्शंस, वो जनरल प्रिंसिपल से डील करता है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, और आगे भी जो सेक्शंस हैं वो रिपील हो चुके हैं। देखिए, दिखते हैं, लाइक 238 के बाद भी जब ओरिजिनली बना था तब वहाँ सेक्शंस थे, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम हमें लगा कि पार्टनरशिप अलग कंसेप्ट होना चाहिए, उसका अलग एक्ट बनना चाहिए, तो यहाँ से रिपील कर हमने उसे अलग एक्ट बना दिया। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्शन फर्स्ट। तो ये क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9th एक्ट है 1872 का, 25 अप्रैल को कमेंस हुआ था। तो एंड दिस इज हाउ इट गोज। ओके, आई होप यू हैव योर कॉपी ऑफ बेयर एक्ट्स विद यू। सो दिस इज हाउ इट। तो इन्हें क्या बोलते हैं, फुट नोट्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है।
इलस्ट्रेशन क्या होता है? एग्जाम्पल्स होते हैं. इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल्स. ठीक है. सिनेरियो, इट मीन्स सिनेरियो और एग्जाम्पल्स, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद. तो ये क्या है? फुट नोट्स हैं. सो आई होप इट्स क्लियर क्या होता है बेयर एक्ट, कैसे होता है, आपको भी समझ आ गया है ना. सो अब हम कवर करेंगे हमारा बेसिक सा कंसेप्ट आर्टिकल और सेक्शंस. अभी पढ़ा कि आर्टिकल्स होते हैं या सेक्शंस होते हैं, तो वो क्या होता है इसके हम देखते हैं. इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई एग्जाम में कि आर्टिकल्स और सेक्शंस के बीच में डिफरेंस बताओ. तो क्या लिखेंगे हम? ऐसे थोड़ा ना छोड़ के आएंगे, पढ़ेंगे हम. तो आर्टिकल रेफर्स टू द डिफरेंट सेपरेट and written instrument which may be within a constitution, statute or contract. आर्टिकल क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टैच्यू में या कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? आर्टिकल होता है, एक सेपरेट सेक्शन होता है. इट्स क्लियर. आपने ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. सबसे पहले वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. बहुत बल्कि है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और फिर उसे आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया. आर्टिकल्स मीन्स इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग. सेक्शन थोड़ा छोटा होता है. आर्टिकल क्या होता है? बड़ा होता है. क्लियर. सो लेट्स डाइव इनटू बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट. तो देखते हैं क्या है. तो ये प्रीफेस दिया हुआ है, काफ़ी सारे ये लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस, मतलब जो भी हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं वो दिया हुआ है. एंड इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें टाइटल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. कंटेंट्स दिए हैं, उसमें क्या है? सबसे पहले प्रीएम्बल दिया है. प्रीएम्बल तो भाई रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमें पता है कि कितने पार्ट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं. आई होप यू नो इट. और आर्टिकल्स ये दिए हैं आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स आप बताएंगे मुझे कितने आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. ओके. ठीक है. सो देखिए यहाँ पार्ट्स दिए हुए हैं. डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, पॉलिसी, और क्या है फंडामेंटल राइट्स, और एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड सो ऑन. बहुत सारे हैं. ठीक है. तो ये आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, और इनके सब मतलब पार्ट में भी है 300A एंड सो ऑन. ठीक है. तो कुछ भी होता है हम इसे ऐड करते जाते हैं साथ में. तो इसमें क्या है? शेड्यूल्स भी दिए हुए हैं. फर्स्ट शेड्यूल्स देखिए. आर्टिकल्स कितने होते हैं यहाँ देख सकते हैं. 395 क्या होते हैं? आर्टिकल्स अभी तक. अब इसमें क्या है? शेड्यूल दिए हैं. फर्स्ट शेड्यूल में फर्स्ट एंड सेकंड दो लिस्ट दी हैं, जिसमें स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज दिया गया है. सेकंड शेड्यूल में हमें बहुत कुछ दिया है, गवर्नर की पावर, स्पीकर वगैरह पावर्स दिए गए हैं. थर्ड में हमें फॉर्म्स ऑफ ऑथ और अफर्मेशंस दिए गए हैं. फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सो ऑन. तो ऐसे हमारे पास कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्स हैं. आई होप इट्स क्लियर. तो अभी तक देख लीजिए 3 अमेंडमेंट हमें देख चुके हैं बड़े बड़े. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट. ठीक है. तो ये भी लिखा हुआ है. डिक्लेरेशन ऑफ आर्टिकल 373 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी आपने पढ़ा होगा आई होप. अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन. पूरा नहीं हटाया गया है, सिर्फ थर्ड पार्ट हटाया गया है. ठीक है. सो कीप इन माइंड दिस. और आगे देखें अगर हम अपनी बेयर एक्ट, तो प्रीएम्बल दिया है, हमें याद होना चाहिए प्रीएम्बल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जैसे हमें दिया हुआ है. और फुट नोट्स दिए हैं साथ में, अभी आपको बताया मैंने उसके बारे में. तो दिस गोज ऑन. सो इट्स वेरी वेरी लेंथी. कौन सी बेयर एक्ट देखिए 404 पेजेस का ये पूरा बेयर एक्ट है. सो काइंडली अवॉइड इट रीडिंग डिजिटली, इसे हार्ड कॉपी में ही. Now after this we are going to learn about sections. Sections क्या होते हैं? It is the subdivisions in a statute. Statute क्या होता है? रूल होता है. ठीक है. टेक्स्ट बुक और लीगल कोड. लीगल कोड में, टेक्स्ट बुक में, या फिर क्या होते हैं किसी लॉ में क्या दिया जाता है, इसके सब सेक्शंस को, सब डिविजन्स को क्या बोलते हैं? सेक्शंस बोलते हैं. क्लियर. ऑफन आर्टिकल्स इज बीइंग अंडरस्टूड एज अ वाइडर टर्म एंड सेक्शन इज अ नैरो टर्म. ठीक है. ऐसे बोला जाता है. फॉर एग्जांपल आर्टिकल जो है वो बड़ी चीज़ है, मतलब ह्यूज है, और सेक्शन क्या होता है? छोटा होता है. ठीक है. तो ये सेक्शन क्या है? यूज होते हैं यूजुअली
एक्ट्स में यूज होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। रूल्स वर्सेस लॉज का बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रूल और लॉ में क्या डिफरेंस है, रूल और लॉ में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन द रूल्स एंड द लॉज इज द कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग दैट। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, मानना रूल को भी है, लॉ को भी है, लेकिन जो मेन डिफरेंस कहाँ आता है कि उसे अगर हम तोड़ते हैं, अगर हम रूल तोड़ते हैं और लॉ तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स क्या होंगे, उससे में मेन डिफरेंस है। तो देखते हैं कि इसका ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लॉज आर लाइक द लीगल वर्जन्स ऑफ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव रूल कि आपको 7 बजे से 9 बजे तक ही डिनर मिलेगा, ठीक है, हॉस्टल में, तो दिस इज़ अ रूल। और अगर ये लीगल वर्जन में डाल दिया जाए तो वो क्या है, लॉ है। लॉ 18 ईयर्स से पहले आपको जो व्हीकल है वो चलाने की लाइसेंस नहीं मिलेगा, दैट इज लॉ। तो वही ऐसा रूल, ठीक है, उसे लीगल वर्जन में हम क्या बोलते हैं, लॉ। तो जैसे आप बच्चे थे तब आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ रूल्स सेट किए, आपको स्कूल से आके डायरेक्ट होमवर्क करना है, ये करना है, वैसे ही जब आप एक सोसाइटी में होते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके लिए लॉ सेट करती है ताकि आप उसे फॉलो करें। क्लियर? तो लीगली वो फोर्स करती है, बिकॉज भाई पेरेंट्स हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम, तब फॉलो कर रहे हैं रूल। अब गवर्नमेंट जो है उसे थोड़े सख्ती से करना पड़ता है सब कुछ, तो लॉज सेट करते हैं। रूल्स वर्सेस लॉज के अंदर अपने देखते हैं कि इन ऑर्डर फॉर रूल टू बिकम अ लॉ, एक रूल है, उसे लॉ बनाने में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बहुत सी होती हैं और बहुत टाइम लेता है एक लॉ बनने में। लेकिन जैसे ही एक लॉ बन गया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। लॉ बन गया, उसके बाद उसे चेंज करना क्या है, डिफिकल्ट है। क्लियर? आगे देखते हैं। When a rule is broken, the consequences tend to be uncomfortable. जब रूल टूटता है, हमने स्कूल में होमवर्क नहीं किया, पनिशमेंट मिला, बाहर खड़ा कर दिया, तो वो क्या है, इट्स अनकंफर्टेबल रिजल्ट, ठीक है, बट माइल्ड, लेकिन ठीक है, ओके फाइन होता है। लेकिन जब एक लॉ टूटता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो जेल में जाना पड़ सकता है एंड सो ऑन, फाइन देना पड़ सकता है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े होते हैं। फाइन, रूल वर्सेस लॉ का ख़त्म। अब एक टर्म आता है रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ। तो ये टर्म्स को भी देखते हैं, क्या कन्फ्यूज़न है इसका। सिमिलर से है बट इसमें डिफरेंस है। जैसे पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ पावर है उसके पास बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। तो वो क्या है, जैसे इंडिया का जो भी लॉ बन रहा है, कौन बना रहा है, या तो पार्लियामेंट बना रहा है या क्या बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। तो वो क्या है, रूल ऑफ लॉ, लॉ का राज चल रहा है, रूल ऑफ लॉ चल रहा है। अब रूल बाय लॉ इंडिकेट्स दैट द डिसीजन आर फोर्स्ड अपॉन अ सिटीजनरी, एक सिटीजन पे उसका रूल इन्फोर्स किया जा रहा है। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल बाय लॉ किया था, रूल ऑफ लॉ नहीं किया था, रूल बाय लॉ किया था। तो ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, सो दैट्स रूल बाय लॉ। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी पढ़ते हैं हम, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट वाइल मेकिंग अ लॉ शुड नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ and personal liberty of an individual, and also make sure that the law should be just and fair. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि लॉ बनाते वक्त स्टेट को, ठीक है, ये जब बन गया, लॉ के अंडर किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आप छीन नहीं सकते। जो आर्टिकल 21 है, इवन इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकता। हाँ, इसमें ये भी श्योर करा जाता है कि जो लॉ हो वो जस्टिस डिलीवर कर रहा हो और फेयर हो, अनफेयर ना हो। क्लियर? तो ये देखा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। लेकिन जहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है कि इसमें क्या देखा जाता है कि हाँ, लॉ तभी लॉ माना जाएगा जब कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कैपेबल अथॉरिटी ने उसे बनाया हो, इफ़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर इज़ फॉलोड। जो भी प्रोसीजर हमें बताया गया है उसी को फॉलो करके हमने कोई शॉर्ट
शॉर्टकट नहीं लिया, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाए साथ साथ में। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रपोजल। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पढ़ना है अच्छे से तो। ठीक है, सो आई होप आपको द लॉ लैब अच्छा लगा होगा, आइडिया अच्छा लगा होगा, एंड जो भी आपने कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से। सो जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।